गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में जनन की अवस्थाएं। मानव में प्रजनन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं उस बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले की 2 क्लास में हमने मानव में नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम इस क्लास के अंदर जनन की अवस्थाएं होती हैं उस बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दें, मानव में जनन की निम्न अवस्थाएं होती हैं। यानी मानव में जनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था होगी जिसे हम युग्मक जनन कहा जाता है। यानी मानव में जनन की जो पहली अवस्था होती है जिसे हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है पहली अवस्था को। दूसरी अवस्था हम पढ़ेंगे वह आपको ध्यान रखना निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो युग्मक जनन के बाद में दूसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन या जिसे हम निषेचन कहा जाता है। तीसरी अवस्था हमें ध्यान रखनी निषेचन के बाद में, वह आपको ध्यान रखना है विदलन होगा, क्लीवेज होगा एवं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन यानी विदलन एवं भ्रूण का रोपण। विदलन एवं भ्रूण का रोपण है वह तीसरी अवस्था होती है। और चौथी अवस्था होगी वह प्रसव होती है। तो ये 4 अवस्थाएं होगी जिससे माध्यम से जन्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहली हमें अवस्था ध्यान रखनी है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। ध्यान दीजिए, युग्मक जनन किसे कहा जाता है? तो नर एवं मादा जननांगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहा जाता है। और नर जननांग होता है वह कौन होता है? प्राथमिक जननांग के रूप में कार्य करता है, वर्षण करता है जो कि युग्मकों का निर्माण करता है। एवं मादा में प्राथमिक जननांग के रूप में कार्य करता है वह अंडाशय करता है। तो इस अंडाशय एवं वर्षण में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मकों का निर्माण होगा। अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मकों का निर्माण होगा। अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहा जाता है। कि निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो युग्मक जनन की हमें परिभाषा ध्यान रखनी है, किसे कहा जाता है? युग्मक जनन। तो आप ध्यान देंगे कि वर्षण एवं अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। देखिए ध्यान दें, नर होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? वर्षण उपस्थित होगा। और मादा के अंदर क्या उपस्थित होता है? नर में जो वर्षण उपस्थित होता है और मादा के अंदर जो होगा वह आपको ध्यान रखना अंडाशय उपस्थित होता है जो प्राथमिक जननांग के रूप में कार्य करता है। और वर्षण होगा उसकी आद्य जनन कोशिका, अंडाशय की आद्य जनन कोशिका होगी उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, जिससे आप ध्यान देंगे नर युग्मक बनेगा और साथ में क्या बनेगा? मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक बनेगा और किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक होता है वह कौन होता है? तो आप ध्यान देंगे नर युग्मक होते हैं वह शुक्राणु होते हैं। नर युग्मक होंगे वह क्या होंगे? शुक्राणु होंगे। जबकि मादा युग्मक होते हैं वह क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। तो अंडाणु होंगे वह मादा युग्मक के रूप में और नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इसमें आप ध्यान देंगे वर्षण में नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है उससे हम शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? शुक्र जनन कहा जाता है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की, शुक्र जनन हो जाएगा और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया जो अंडाशय में होती है उस प्रक्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रिया होगी। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है युग्मक जनन। किससे कहेंगे युग्मक जनन? तो नर में वर्षण एवं मादा में अंडाशय में आद्य जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन में आप ध्यान देंगे कि नर में वर्षण में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप अगुणित नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। मादा के अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। तो इस प्रकार से 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से युग्मक जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब युग्मक जनन के बाद में सेकेंड स्टेज शुरू होगी और जिसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। और निषेचन में आप ध्यान देंगे तो नर युग्मक बनता है वह कौन बनता है? शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु होगा और वह
अगुणित होता है वह गति करते हुए मादा युग्मक तक पहुंच जाता है। नर युग्मक शुक्राणु गति करते हुए किसके पास पहुंच जाएगा? मादा युग्मक अंडाणु के पास में पहुंच जाता है। नर युग्मक शुक्राणु गति करके मादा युग्मक अंडाणु तक पहुंच जाता है। ये दोनों युग्मक संयोजित होकर के आपस में संलेत होकर के संयोजित होकर के और किसका निर्माण करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे, जो कैसा होगा? द्विगुणित होता है। और द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्म अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आकर के संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये दूसरी स्टेप कंप्लीट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? निषेचन। यानी यहाँ से आप ध्यान देंगे तो किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु होते हैं, ये मुक्त होते हैं, जिनको फिम्बरी की सहायता से ग्रहण करके और अंडवाहिनी में पहुंचा दिया जाता है। अंडवाहिनी में पहुंचाने के बाद में यह अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद में जहाँ पर इस्थमस एवं एम्पुला या तुम्बिका का संधि स्थल होता है वहाँ पर आने के पश्चात में मैथुन की क्रिया के माध्यम से शुक्राणु होंगे वह गर्भाशय गिरवा नाल से होते हुए गति करते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ऐसा अंडाशय तक, अंडाणु तक पहुँच जाते हैं। यानी अंडाणु, ये अंडाणु है, उस अंडाणु तक कौन गति करके पहुँच गया है? शुक्राणु गति करके पहुँच जाते हैं। अब शुक्राणु पहुँचने के बाद में ये दोनों अगुणित हैं। अब ये दोनों आपस में केंद्रक क्या हो जाएंगे? संलयन। पहले इनका कोशिका द्रव्य संलयन हो जाएगा, फिर इनका केंद्रक आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और उनके जुड़ने के फलस्वरूप द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है या जाइगोट कहते हैं। और इस प्रकार से युग्मनज या जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। और निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है वो कैसा होगा? द्विगुणित होता है। तो ये निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अगली प्रोसेस कौन सी प्रारंभ होगी? विदलन। यानी द्विगुणित युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? होने वाले समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। होने वाले समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? विदलन कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही है, परंतु इसमें कोशिका का आकार बढ़े बिना कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कोशिकाओं का आकार बढ़े बिना जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो इस प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। उस समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, विदलन कहा जाता है। यानी विदलन होगा, और विदलन होने के फलस्वरूप आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये इसमें विदलन होगा और इससे कितनी कोशिका आकार नहीं बढ़ेगा, केवल आपको कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, 2 से कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी, और 4 के बाद में फिर से विभाजन होगा और 4 से कितनी बन जाएगी? 8 कोशिकीय संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार से 4 से कितने कोशिकीय संरचना बन जाएगी? 8 सेल्स की संरचना बन जाएगी, और 8 कोशिकीय संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? मोरुला कहा जाता है। तो इस प्रकार से 8 कोशिकीय गोल गेंदनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, और इस 8 कोशिकीय संरचना होगी उसे हम क्या कहेंगे? मोरुला अवस्था कहा जाता है। अब मोरुला अवस्था बनने के बाद में इसके बाहर की ओर पोषक बन जाता है, और उसके बाद में अगली अवस्था बनेगी 32 या 64 कोशिकीय अवस्था। 16 कोशिकीय अवस्था बनती है उसे हम कहेंगे मोरुला, और 16 कोशिकीय अवस्था के बाद 32 या 64 कोशिकीय अवस्था बनती है, और 32 और 64 कोशिकीय अवस्था बनने के बाद में इसमें एक आपको ध्यान रखना है, बाहर की ओर ये आवरण उपस्थित है, अंदर की ओर एक गुहा बन जाती है और जिसे हम कोरक गुहा कहते हैं, और इस अवस्था को हम कोरक अवस्था कहा जाता है। क्या कहेंगे? कोरक कहेंगे या ब्लास्टुला कहा जाता है। और कोरक या ब्लास्टुला का इस प्रकार से क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि विदलन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज होगा, उसमें आकार बढ़े बिना कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे फलस्वरूप यह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। 16 कोशिकीय अवस्था होती है उसे हम मोरुला अवस्था कहते हैं। मोरुला अवस्था के बाद में अब ये 32 या 64 कोशिकीय अवस्था बनने के बाद में इसमें गुहा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम कोरक अवस्था कहते हैं, या कोरक पुटी अवस्था या ब्लास्टुला अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस ब्लास्टुला अवस्था या कोरक पुटी अवस्था होगी, उस अवस्था में ये जो
युग्मनज या भ्रूण है वो भ्रूण किसके साथ जुड़ जाएगा, अंडाशय की भित्ति के साथ में जुड़ जाएगा। सॉरी, यह आपको गर्भाशय की भित्ति के साथ में, गर्भाशय की भित्ति का अंत स्तर है, गर्भाशय की भित्ति के अंत स्तर से, गर्भाशय भित्ति के अंत स्तर से क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम या अंत स्तर से जुड़ जाता है। गर्भाशय भित्ति का अंत स्तर है, उस अंत स्तर से ये जुड़ जाएगा और जिस संरचना से जुड़ता है उस संरचना को हम अपराग कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, कोरक पुटी अवस्था का या कोरक अवस्था, भ्रूण की कोरक अवस्था होती है, भ्रूण की कोरक अवस्था का गर्भाशय के अंत स्तर से जुड़ना, गर्भाशय के अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम से जुड़ना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। से जुड़ना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। और यहाँ जुड़ने के फलस्वरूप रोपण की प्रक्रिया हो जाती है और रोपण होने के बाद में अपराग का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप पोषक एवं अन्य जो ऑक्सीजन और गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान मादा के द्वारा उस भ्रूण तक किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, रोपण। तो ये तीसरा चरण कंप्लीट हो, विदलन एवं भ्रूण का रोपण। द्विगुणित युग्मनज होने वाले तीव्र से समसूत्री विभाजन को हम विदलन कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप कोरक अवस्था का निर्माण होता है। भ्रूण की कोरक अवस्था का गर्भाशय के अंत स्तर या एंडोमेट्रियम से जुड़ना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। अब उसके बाद में अगली प्रोसेस होगी क्या, प्रसव। अब गर्भाशय में भ्रूण का क्या होगा, परिवर्धन होगा। गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण परिवर्धन होता है, गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण परिवर्धन होता है, भ्रूण का पूर्ण परिवर्धन होता है। और पूर्ण परिवर्धन होने के फलस्वरूप, पूर्ण परिवर्धन होता है और पूर्ण परिवर्धन होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है, शिशु का निर्माण होगा। और ये शिशु है उसका जन्म लेना क्या कहलाता है, शिशु, यानी जो वयस्क शिशु होते हैं या शिशु होगा उसका जन्म लेना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। तो आप ध्यान देंगे कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ने के पश्चात में गर्भाशय में भ्रूण का पूर्ण परिवर्धन होता है, जिससे शिशु का निर्माण होता है। यह शिशु बच्चे के रूप में जन्म लेता है गर्भनाल के माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसव कहा जाता है। और जिसके फलस्वरूप नई संतति उत्पन्न होती है। इन 4 अवस्थाओं के फलस्वरूप मनुष्य में जनन की क्रियाविधि कंप्लीट होती है। एक बार हम क्विक रिवीजन वापस कर लेते हैं कि मनुष्य में जनन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहली प्रोसेस युग्मक जनन, यानी वर्षण एवं अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन। 2 प्रकार की, शुक्रजनन और अंडजनन। शुक्रजनन शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, अंडजनन अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। फिर दूसरी प्रोसेस निषेचन, मादा युग्मक अंडाणु होते हैं, ये संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। फिर अगली प्रोसेस होगी, वह आपको ध्यान रखना है कौन सी हो जाएगी, तो विदलन, यानी द्विगुणित युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। विदलन के बाद में भ्रूण का अंतरोपण। विदलन के फलस्वरूप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिका अवस्था बनती, जिसे मोरुला अवस्था कहते हैं। मोरुला अवस्था बनने के बाद में जो इसमें एक गुहा बन जाती है और गुहा होती है उसे कोरक गुहा कहते हैं। और कोरक गुहा बनने के फलस्वरूप जो अवस्था बनती है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला अवस्था कहा जाता है। ब्लास्टुला अवस्था या कोरक पुटी अवस्था का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम या अंत स्तर से जुड़ने की प्रक्रिया को भ्रूण का अंतरोपण कहा जाता है, यहाँ रोपण कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और रोपण के पश्चात में गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है और परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं के गुजरने के पश्चात में शिशु का निर्माण होता है। इस शिशु का गर्भनाल के माध्यम से जन्म लेने की प्रक्रिया होती है, उसे हम प्रसव कहा जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है, उसे जनन कहेंगे। तो ये जनन के बारे में ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मानव में तंत्रिका तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।